एक बार की बात है, किसी गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नीलम के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। वो बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते थे। वो अपनी बेटी नीलम से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन नीलम भी कभी भी ऐसी चीज की जिद नहीं करती थी जो कि उसके माता पिता उसको ना दिला पाए। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे थे। एक दिन नीलम के पिता काम करके जब घर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक सुनहरे रंग का पौधा दिखा। अरे ये कैसा पौधा है जो सुनहरे रंग का है, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। मैंने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा। मैं काम करता हूँ, इसको अपने साथ घर ले जाता हूँ। इतना सोचकर नीलम के पिता उस पौधे को उठाकर घर ले आए और घर लाकर अपनी बेटी से बोले, बेटी देखो, आज मुझे सुनहरे रंग का पौधा मिला है। मैंने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा। क्या तुमने कभी देखा है? पिताजी, आपको ये कहाँ से मिला? ऐसा लग रहा है जैसे ये पौधा सोने का हो। पिताजी, हम एक काम करते हैं, हम इस पौधे को अपने घर के बगीचे में लगा देते हैं। शायद इस पौधे से हमें कुछ फल मिल जाए। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ गई। तब नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ बोली, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। अभी जाकर हम इसको अपने बगीचे में लगा देते हैं। मुझे तो लगता है इसका फल इससे भी ज्यादा सुंदर होगा और हमारे गांव में ऐसा सुनहरा पौधा किसी के पास भी नहीं है। सब इसे देखने हमारे घर पर आएंगे। माँ, आज से मैं इस पौधे की देखभाल करूँगी और इसमें रोज पानी डालूंगी। फिर नीलम और उसके पिता ने मिलकर बगीचे में उस पौधे को लगा दिया। उसके बाद से नीलम रोज उस पौधे में पानी डालने लगी। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पौधे में कुछ दिनों बाद ही एक सोने की गाजर उगाई। ये देखकर नीलम के घर वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने उस सोने की गाजर को पौधे से नहीं तोड़ा और उसे वहीं पर छोड़ दिया। कुछ दिनों में ही गांव में सोने की गाजर की बात फैल गई। गांव के सभी लोग उस गाजर को देखने आते थे। उनके पड़ोस में ही सुषमा नाम की एक औरत रहती थी। सुषमा बहुत ही लालची और शैतान औरत थी। एक दिन सुषमा नीलम के घर आई। अरे आंटी, आइए आइए, कितने दिनों बाद आप हमारे घर पर आई हैं। हाँ सुषमा, तुम हमारे घर बहुत दिन बाद आई हो। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम्हारे घर में सोने की गाजर उगी है। हाँ आंटी, सही सुना आपने। पिताजी एक दिन रास्ते से आ रहे थे। उन्हें रोड के किनारे एक सुनहरा पौधा मिला था। उसी पौधे में से सोने की गाजर उगी है। इतना कहकर नीलम और उसकी माँ सुषमा को अपने घर के बगीचे में लेकर जाती हैं। वहाँ जाकर सुषमा ने वो सोने की गाजर देखी तो वो मन ही मन जलने लगी और बोली, अरे ये कोई मामूली गाजर ही है, ये कोई सोने की गाजर नहीं है। इसका रंग ही ऐसा है। मैंने सुना है शहर में ऐसी गाजर बहुत मिलती है। ये गाजर अगर सोने की नहीं होगी तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें इससे पैसे भी नहीं कमाने। ये सुनकर सुषमा गुस्से से लाल हो गई और वहाँ से चली गई। वो घर जाकर मन ही मन सोचने लगी, इनको एक सोने की गाजर क्या मिल गई? कितने घमंडी हो गए हैं ये लोग। मैं इनके साथ ऐसा कुछ करूँगी कि इनका सारा घमंडी चकनाचूर हो जाएगा। फिर एक दिन सुषमा रात को नीलम के घर छुपकर चली गई और नीलम के घर के चारों तरफ आग लगा दी। घर में आग लगी देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन भागते वक्त नीलम ने वो सोने की गाजर का पेड़ वहाँ से उठा लिया। उस आग से उनका पूरा घर जल गया।
जिसके बाद वो उनके गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर रहने लगे। लेकिन उनके पास रहने के लिए अब कोई घर नहीं था। एक दिन नीलम सुनहरी गाजर के पास बैठी हुई थी और वो सोचकर बोली, अब मैं क्या करूँगी? अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। आखिर कितने दिनों तक हम इस पहाड़ पर ही रहेंगे? तभी उसे सुनहरे पौधे से एक आवाज आती है, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। अरे लेकिन तुम बात कैसे कर सकते हो? इतने दिनों से तो तुमने मुझसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं कोई मामूली गाजर नहीं हूँ। एक जादूगर ने मुझे रास्ते में फेंक दिया था। वहाँ से तुम्हारे पिताजी मुझे उठाकर ले आए थे। तुम एक काम करो, जहाँ पर तुम्हारा घर था वहाँ जाकर ये पौधा फिर से लगाओ, फिर देखना क्या होता है। क्या हम फिर से वहाँ पर रह सकते हैं? हाँ, अभी तुम उतना करो जितना मैंने तुम्हें करने के लिए बोला है, फिर देखना तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। गाजर की बात सुनकर नीलम पौधे को लेकर फिर से अपने पुराने वाले घर पर गई और उस पुराने घर के बगीचे में आकर उसने वो पौधा वहीं पर लगा दिया। फिर वो गाजर से बोली, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो, फिर देखो मैं तुम्हारे रहने के लिए कैसा इंतजाम करता हूँ। इतना सुनकर नीलम थोड़ी देर वहीं पर रुक गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ वो देखकर नीलम चौंक गई। नीलम ने जहाँ पर वो पौधा लगाया था वहाँ पर एक बड़ा सा गाजर का घर प्रकट हो जाता है। तभी वो गाजर बोला, देखा नीलम, आज के बाद से तुम इस गाजर के घर में ही रहना। इस गाजर के घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर नीलम उस गाजर के घर में जाती है। उस गाजर के घर के अंदर सब कुछ था। वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस घर में एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें पैसे और बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे, जिसे देखकर नीलम खुशी से उछल पड़ती है और उसी घर में रहने का फैसला करती है। अब से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम उस चीज को इस घर से मांग लेना। नीलम के पास जो सोने की गाजर थी उसने फिर से उसे मिट्टी में गाड़ दिया और कुछ दिनों बाद वहाँ पर सोने की गाजर का एक पौधा उग गया जिसमें बहुत सारे सोने के गाजर उग गए। उस दिन के बाद से नीलम अपने माता पिता के साथ उस गाजर के घर में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। लखीमपुर गांव में दो सगी बहनें रोहिणी और दिव्या अपनी चाची के साथ रहा करती थीं। रोहिणी दिखने में बहुत गोरी और सुंदर थी और दिव्या थोड़ी सी काली थी, लेकिन चाची को गोरा रंग बहुत पसंद आता था, इसलिए वो रोहिणी से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन चाची कहती है, रोहिणी, ओ रोहिणी, बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम मेरे साथ एक शानदार पार्टी में जाने वाली हो। फिर उसके बाद हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए मॉल में भी चलेंगे। तभी दिव्या अपनी चाची से कहती है, मुझे भी ले चलिए चाची जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि रोहिणी के पास तो 100 जोड़ी कपड़े हैं। प्लीज चाची जी मुझे भी ले चलिए अपने साथ। तभी दिव्या की चाची गुस्से में दिव्या से कहती है, देख दिव्या, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती हूँ। लोग तेरी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तेरा कलर तो कौवे से भी ज्यादा काला है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। चल अब चुपचाप जा यहाँ से। चाची की ये कड़वी बात सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए दिव्या घर से बाहर जाकर चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाती है और वो मन ही मन अपनी चाची की कही हुई बातों को सोचती रहती है कि तभी गांव की कुछ लड़कियां दिव्या को देखती हैं और उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, कल्लू परी बैठी हुई है। इस कल्लू परी को देखकर तो बादल भी आसमान में छुप जाए,
उसे भी शर्म आ जाएगी। तभी गांव की दूसरी लड़की दिव्या से कहती है, हाँ, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, घर में ही बैठी रहेगी ऐसी की ऐसी। इतनी काली कलूटी है, भला इतनी काली कलूटी लड़की से कौन शादी करेगा। उसी गांव में पुनीत नाम का एक लड़का रहता था और वो दिव्या का कभी भी मजाक नहीं उड़ाता था। दिव्या उसे बहुत पसंद किया करती थी। जब भी वो पुनीत के साथ रहती तो वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। फिर एक दिन दिव्या अपने मन ही मन में सोचती है कि वो जब भी पुनीत से मिलेगी तो वो उसे अपने दिल की बात बता देगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है और फिर वो उससे शादी भी कर लेगी। ऐसे ही सोचते सोचते काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दिव्या जब पुनीत से मिलती है तो वो उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहती है, पुनीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन क्यों शादी नहीं कर सकती? क्योंकि मैं सांवली हूँ। नहीं दिव्या, ये कोई बात नहीं है। मेरा बचपन से ही एक ख्वाब था कि मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करूं और तुम तो बहुत ज्यादा काली हो। ये सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पुनीत उसका दिल तोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर दिव्या रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही होती है, जो कि परी लोग जा रही थी। तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ जाती है, इसलिए वो दिव्या के पास आ जाती है और दिव्या से कहती है, अरे क्या हुआ दिव्या बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ बेटा। सिंड्रेला परी जी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आज तो पुनीत ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मेरी चाची और मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काली दिखती हूँ। ऐसा नहीं है दिव्या, काले लोग तो दिल से बहुत अच्छे होते हैं बेटी। बेटी दिव्या, मैं तुम्हें एक जादुई बर्फ का लहंगा देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल तुमने लालच के लिए किया तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर सिंड्रेला परी दिव्या को जादुई बर्फ का लहंगा देकर वापस अपने परी लोग चली जाती है। दिव्या जब वापस अपने घर आती है तो वो सिंड्रेला परी का दिया हुआ जादुई बर्फ के लहंगे को पहन लेती है। बर्फ का लहंगा पहनते ही दिव्या बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो गोरी भी हो गई हूँ। तभी वहाँ पर रोहिणी भी आ जाती है और गुस्से में दिव्या से कहती है, क्यों रे दिव्या, तू इतनी सुंदर और इतनी गोरी कैसे हो गई है? लगता है तूने कोई काला जादू तो नहीं करवा लिया। ये सुनकर दिव्या सिंड्रेला परी की सारी बात रोहिणी को बता देती है। तभी वहाँ पर दिव्या की चाची भी आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो कहती है, रोहिणी बेटी, ये बर्फ का लहंगा इस लड़की से छीन लो। ये तू जल्दी से पहन ले और इसे पहनते ही तू दिव्या से भी ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल राजकुमारी के जैसी हो जाएगी। फिर तू किसी भी सुंदर से राजकुमार से शादी कर लेना। तभी चाची वो बर्फ का लहंगा दिव्या से छीन लेती है और उसे रोहिणी को दे देती है। उसके बाद रोहिणी जैसे ही उस बर्फ के लहंगे को पहन लेती है तो अचानक से जादू होता है और वो एकदम काली और बदसूरत चुड़ैल के जैसी दिखने लगती है।
खुद को ऐसा देखकर रोहिणी गुस्से में अपनी चाची को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, लालची औरत, तेरे कारण ही मेरा ऐसा हाल हुआ है। अगर तूने लालच में आकर ये बर्फ का लहंगा दिव्या से छीनकर मुझे नहीं दिया होता तो मैं इस तरीके से काली और बदसूरत ना दिखती। रोहिणी का थप्पड़ खाने के बाद चाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो दुखी होकर रोहिणी से कहती है, बेटी, मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। अपनी चाची जैसी माँ पर तूने हाथ उठाया बेटा। तभी चाची जी दिव्या के पास जाकर उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो दिव्या बेटी, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ की जैसी हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दिव्या कहती है, चाची जी, रोहिणी को भी माफ कर दीजिए। वो तो मेरी प्यारी सी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें रोहिणी भी सुन रही होती है और फिर वो दिव्या से कहती है, दिव्या, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और आज तुम चाची जी से मुझे माफ करने के लिए कह रही हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। इतने में वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है और फिर वो कहती है, रोहिणी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करती हूँ और वापस से तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ। फिर सिंड्रेला परी एक जादू करती है और रोहिणी वापस से पहले जैसी हो जाती है। इतना करके सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों आपस में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन पुनीत दिव्या से मिलने के लिए आता है और वो डायरेक्ट दिव्या को वहीं पर प्रपोज कर देता है। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पुनीत की ऐसी बात सुनने के बाद में दिव्या उससे कहती है, मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरा रंग रूप तुमसे बहुत ज्यादा साफ हो गया है। मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, है ना पुनीत? ये सुनकर पुनीत को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन दो राजकुमार भाई दोनों बहनों से मिलने के लिए आते हैं। तभी पहला राजकुमार कहता है, दिव्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम दिल की साफ और बहुत अच्छी लड़की हो और जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी दूसरा राजकुमार रोहिणी के पास जाकर उससे कहता है, रोहिणी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? फिर वो दोनों बहनें खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाती हैं और फिर उन दोनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। इस तरह वो अपने महल में बहुत ही खुशी से रहने लगती हैं। अरे वाह अनिका, तेरे बाल तो बहुत लंबे हैं। इतने लंबे बालों का क्या राज है? कोई राज नहीं है, मेरे बाल तो बचपन से ही लंबे हैं। चल झूठी, मैं नहीं मानती, मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कितनी कोशिश करती हूँ, कितना सारा तेल लगाती हूँ, पर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से हर रोज झड़ रही हैं। लेकिन तेरे बाल कैसे लंबे हैं इतने? तेरे पास तो तेल खरीदने को भी पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे बाल बचपन से ही इतने लंबे हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी 3 बहनों के बाल भी इतने ही लंबे हैं। अनिका के बाल उसके पैर तक आते थे। उसकी माँ विधवा थी और बहुत गरीब थी। अपनी चौथी बेटी के जन्म के बाद उसका पिता मर गया था।
तब से कभी लोगों के घर पर काम करके तो कभी फुटपाथ पर कुछ बेचकर वो घर चलाती थी और रोज रात को सोने से पहले अपने पति को याद करके बहुत रोती थी। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बेटे के चक्कर में 4 बेटियां पैदा हो गई। अब इनकी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? यहाँ तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ही गरीबी में उसकी 4 बेटियां बड़ी होने लगी। घर में खाना नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। कला की बड़ी बेटी अनिका उसकी माँ से कहती थी, माँ देखो हमारे बाल कितने बड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने सुंदर बाल देखकर तो लड़के ऐसे ही शादी कर लेंगे। तो भी ना बेटी बहुत मासूम है। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचती है। शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम चारों के लिए दहेज कैसे दूंगी? अनिका की बहन सुहानी ने कहा, तो फिर दहेज नहीं देंगे माँ, हम खुद कमाएंगे और यही रहेंगे आपके साथ। अच्छा, लेकिन कमाओगी कैसे? मुझे देख रही हो ना, सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन पैसे बचते ही नहीं हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं हो माँ, हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर चारों बहनें स्कूल में भर्ती हो गयीं। लंबे बालों की वजह से बहुत जल्द स्कूल में उनकी एक पहचान बन गई। सभी उन्हें लंबे बालों वाली बहनों के नाम से जानने लगे। वो चारों शाम के बाद लोगों के घर पर काम करने गयी ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल सके। अनिका कॉलेज में भर्ती हो गई और तभी कला की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी और पूरा दिन बस खांस रही थी। अनिका बेटी, अब क्या होगा? मैं तो बीमार पड़ गई हूँ और काम भी नहीं कर सकती। तेरी 3 छोटी बहनें हैं। अब घर का काम कैसे चलेगा बेटी? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं और मेहनत करूंगी। धीरे धीरे अनिका के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने लगी। दीदी, मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नई ड्रेस चाहिए। दीदी, मुझे नई किताबें चाहिए। मुझे नए जूते चाहिए, ये जूते खराब हो गए हैं। और कला भी खांसते हुए कहने लगी, अनिका बेटी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, कल दवाई ला देना। एक तरफ घर की जिम्मेदारियाँ और दूसरी तरफ कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ संभालते हुए अनिका की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से टीचर की डांट वो अलग। उर्मिला मिस अनिका से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों से अनिका के नंबर कम आने की वजह से वो अनिका से खफा हो गई थी। अनिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ महीनों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? वो मैम, घर में माँ बीमार है इसलिए। चुप रहो, बहाना मत बनाओ। बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा, बाकी बालों का ध्यान तो पूरा रख रही हो। नहीं मैडम, मैं बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अच्छा, बालों का ध्यान नहीं रखती तो क्या तुम्हारे बाल ऐसे ही इतने लंबे हो गए? हाँ मैडम, मेरे और मेरी बहनों के बाल ऐसे ही लंबे हैं बचपन से। ये सुनकर उर्मिला मिस के भी होश उड़ गए कि किसी के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं। अगले दिन से अनिका ने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। उससे और इतना कुछ संभाला नहीं जा रहा था और फुटपाथ पर उसने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। पानी पूरी बेचकर घर तो चल रहा था, लेकिन अनिका का नौकरी करने का सपना सपना ही रह गया और पानी पूरी बेचकर इतना पैसा तो आ नहीं रहा था कि उससे पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। अनिका जैसे एक चक्की के बीच में फंस गई थी और उस चक्की का नाम जीवन था। वो हर वक्त दुखी दुखी सी रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। उधर उर्मिला मिस भी अनिका को भूल ही गई। कला की हालत और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगी और ऑपरेशन के लिए पूरे 4 लाख रुपए की जरूरत है।
इन सारी बातों से अनिका बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन लोगों की जिंदगी में एक मोड़ तो आता ही है जहाँ जिंदगी उसे एक मौका देती है। उर्मिला मिस के पति एक एड एजेंसी में काम करते थे और कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार उर्मिला, एक नई तेल की कंपनी का काम है। उनके लिए एड बनाना है और उसमें लंबे बालों वाली लड़कियाँ चाहिए यार। लेकिन एक भी मॉडल नहीं मिल रही है जिसके बाल लंबे हों। सभी के बाल छोटे हैं। आजकल तो छोटे बालों का ही फैशन चल रहा है। लंबे बालों वाली लड़कियाँ चाहिए तुम्हें? हाँ, बाल नेचुरल हो तो और भी अच्छा। लेकिन आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। खैर छोड़ो। अरे नहीं रुको, मैं ऐसी लड़की को जानती थी। उसके बाल पैर तक आते थे और उसने मुझे एक बार कहा था कि उसके बाल ऐसे ही लंबे हैं। अच्छा, मुझे तो वही लड़की चाहिए। लेकिन कहाँ मिलेगी वो लड़की? सिर्फ वो ही नहीं, उसकी 3 बहनें भी हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो उर्मिला। मुझे जल्दी से उस लड़की के पास ले चलो। कैसे? उस लड़की ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया। बहुत अच्छी लड़की थी। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया। चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। उर्मिला उसके पति के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई और तभी रेस्टोरेंट के पास जाकर देखा कि रेस्टोरेंट बंद है। अरे यार, आज तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। अब क्या खाएंगे हम? तभी एक लड़की उनके पास आई और कहा, अरे उर्मिला मिस, आप यहाँ पानी पूरी लेंगी क्या? मैं पानी पूरी और भेलपुरी बेचती हूँ। अनिका वहीं पर पानी पूरी बेचती थी। गाड़ी देखकर वो पानी पूरी पूछने के लिए आई थी और उसे देखकर उर्मिला मिस को जैसे हाथ में चांद मिल गया। अरे अनिका तुम, अरे देखो यही है वो लंबे बालों वाली लड़की जिसके बारे में मैं बोल रही थी। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। एक विज्ञापन में काम करोगी क्या? और ऐसे ही अचानक से अनिका और उसकी बहनों की जिंदगी बदल गई। चारों बहनों ने मिलकर तेल का विज्ञापन किया और वो विज्ञापन इतना फेमस हो गया कि चारों बहनों को एक के बाद एक काम मिलने लगे और लंबे बाल उनकी पहचान बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।